हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ की सफेद चादरें अनंत तक फैली हुई हैं और आसमान नीला और साफ है, चीड़ के पेड़ों के बीच धुंध से ढका हुआ भीरा गांव बसा था। यह गांव एक रहस्यमयी और शांतिपूर्ण जगह थी जहां समय जैसे थम सा गया था। गांव छोटा था, लोग सीधे सादे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे जो अपनी जमीन से गहरा लगाव रखते थे। लेकिन गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना महल खड़ा था जो एक बड़े और दुखी अतीत की निशानी था। यह महल गांव के लोगों के लिए एक पहेली था, एक ऐसा स्थान जो उनके जीवन का हिस्सा होते हुए भी उनसे दूर था। यह भीरा का महल था, पत्थरों का बना एक विशाल महल जो अब समय और दुख के बोझ तले टूट रहा था। इसकी दीवारें दरारों से भरी थीं और इसके गलियारे अब वीरान और सुनसान थे। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आंखें डर और श्रद्धा से भरी होती थी। वे कहते थे कि महल में आत्माओं का वास है और रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। क्योंकि भीरा का महल कोई मामूली खंडहर नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जो अपने अतीत से भाग नहीं पा रहा था। एक ऐसा स्थान जो अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए था। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने अतीत से भाग नहीं पा रही थी। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और सदियों के दर्द की फुसफुसाहट गूंजती थी। महल की दीवारों में छिपे हुए रहस्य और कहानियां अब भी जीवित थीं। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और सदियों के दर्द की फुसफुसाहट गूंजती थी। महल की दीवारों में छिपे हुए रहस्य और कहानियां अब भी जीवित थीं और वे हर रात को जीवंत हो उठती थीं। महल कभी खूबसूरती का प्रतीक था। इसकी सफेद दीवारें पहाड़ के सूरज के नीचे चमकती थीं। यह महल एक समय में शान और वैभव का प्रतीक था, जहां राजा और रानी अपने दरबारियों के साथ रहते थे। इसकी बालकनियों पर नक्काशी होती थी और इसके आंगन में फव्वारे झरझराते थे। महल के हर कोने में कला और संस्कृति की झलक मिलती थी और यहाँ के बाग बगीचे हमेशा खिले रहते थे। बच्चों की हंसी, संगीत की धुन और चमेली की खुशबू से महल महकता रहता था। यहाँ के उत्सव और समारोह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और लोग यहाँ की खुशियों में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते थे। अब बस सन्नाटा छाया रहता है। कोने की उदास आवाजें और पीकी खेतों से हवा की सीटी ही सुनाई देती है। महल की दीवारें से उसकी पहचान बन चुकी है। भीरा का महल एक खोखला कुआं बन गया था। इसकी खूबसूरती उस अंधेरे में निकल गई थी जो इसके अंदर पनप रहा था। उस दिन की याद दिलाता है जब संगीत खत्म हो गया और हंसी चीखों में बदल गई। महल की दीवारें अब इन चीखों को अपने भीतर समझ गई और हर रात चीखें हवा में गूंजती है, जैसे कि महल अपने घर को कभी खो नहीं सकता। राजा विक्रम, भीरा के राजा, बहुत अमीर और ताकतवर थे, लेकिन उनका दिल उनके राज्य के आसपास की हिमालय की चोटियों की तरह ठंडा और कठोर था। वो रेशम और गहनों से सजे रहते थे, जबकि उनकी प्रजा गरीबी में जीती थी। वो स्वादिष्ट खाना खाते थे, जबकि उनकी प्रजा को 2 रोटी के लिए तरसना पड़ता था। राजा अपनी प्रजा की दुख तकलीफ नहीं देखते थे, उनकी फरियाद नहीं सुनते थे। वो अपनी इच्छाओं के गुलाम थे, अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उनके साथ उनकी रानी पद्मावती रहती थी। उनकी खूबसूरती मशहूर थी और उनका दिल पहाड़ की बर्फ की तरह साफ था। वो अपनी प्रजा की तकलीफें देखती थी, उनका दर्द महसूस करती थी, लेकिन राजा के सामने उनकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह थी। दया और करुणा के लिए उनकी कोशिशें राजा के कानों तक नहीं पहुंचती थी। राजा अपनी शक्ति के नशे में चूर थे। वो उस अंधेरे को नहीं देख पा रहे थे जो धीरे धीरे उन्हें और उनके राज्य को निगल रहा था। एक दिन महेश नाम का एक गरीब कारीगर, जो लकड़ी की नक्काशी में माहिर था, महल में आया। महेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी कला में एक अद्वितीय चमक थी। उसकी नक्काशी की कला ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। वो अपने साथ एक नाचते हुए मोर की खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी लाया था, जिसके पंख बारीकी से फैले हुए थे। इस नक्काशी को बनाने में उसने अपनी सारी कला और मेहनत झोंक दी थी। मोर की हर पंख की बारीकी से नक्काशी की गई थी, जो उसकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाती थी। महेश इस कलाकृति को राजा को भेंट करना चाहता था, इस उम्मीद में कि इससे उसे कुछ धन मिलेगा और वो अपने परिवार की गरीबी दूर कर पाएगा। राजा के दरबार में पहुंचकर महेश ने अपनी नक्काशी को बड़े गर्व से प्रस्तुत किया। उसकी आंखों में एक चमक थी,
जो उसकी उम्मीदों और सपनों को दर्शाती थी। उसने अपना तन मन धन इस नक्काशी में लगा दिया था। महीनों तक बिना रुके काम करके उसने बेमिसाल खूबसूरती की चीज बनाई थी। हर दिन सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद भी महेश अपने काम में जुटा रहता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने इस नक्काशी को एक जीवंत रूप दिया था। महेश को पता नहीं था कि राजा की नजर उसकी बेटी तारा पर पड़ चुकी थी। तारा, जो अपनी मासूमियत और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, राजा की बुरी नजरों का शिकार बन चुकी थी। महेश अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तारा अपनी खूबसूरती और नजाकत के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी सुंदरता ने उसे गांव के हर व्यक्ति का प्रिय बना दिया था। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी आंखें रात के आसमान के तारों की तरह चमकती थीं और उसकी हंसी हिमालय के कोयल के गीत की तरह मीठी थी। तारा की मासूमियत और उसकी सुंदरता ने उसे गांव की सबसे प्रिय लड़की बना दिया था। राजा अपनी स्वार्थी इच्छाओं में डूबा हुआ तारा को पाना चाहता था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी आंखों में एक लालच था जो तारा की मासूमियत को नष्ट करने के लिए तैयार था। वो उसे अपनी एक और चीज समझता था, अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख मिटाने का एक और जरिया। राजा के मन में तारा के लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था, बस एक स्वार्थी इच्छा थी जो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। राजा ने महेश को महल में बुलाया। महेश, एक साधारण कारीगर जो अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था, राजा के बुलावे पर महल पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में डर था, क्योंकि राजा का बुलावा कभी भी साधारण नहीं होता। उसने नक्काशी की प्रशंसा की, उसे अपने हाथों में घुमाया जैसे कि उसका वजन कर रहा हो। महेश की कला की बारीकी और सुंदरता ने राजा को प्रभावित किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर घमंड से भरी आवाज में उसने महेश को एक विकल्प दिया। अपनी बेटी तारा को उसकी रखैल बना दे या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। महेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसकी बेटी तारा उसकी जान थी और राजा का प्रस्ताव उसके लिए असहनीय था। राजा अपने विकृत दिमाग में सोचता था कि वो महेश पर एहसान कर रहा है, उसे और उसकी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है। उसे लगता था कि महेश और तारा उसके महल में रहकर खुश रहेंगे, लेकिन उसने कभी महेश के दिल की बात समझने की कोशिश नहीं की। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और घमंड था, जैसे कि उसकी हर बात पत्थर की लकीर हो। महेश एक गरीब आदमी था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसकी गरीबी ने उसे कभी झुकने नहीं दिया और उसकी आत्मा में एक अदम्य साहस था। अपनी प्यारी बेटी को राजा को देने का विचार, जिसे वो क्रूर और निर्दयी जानता था, उसे गुस्से से भर देता था। उसकी आंखों में आक्रोश और दिल में विद्रोह की आग जल उठी। उसने इनकार कर दिया। उसकी आवाज डर और विरोध के मिश्रण से कांप रही थी। महेश ने राजा के सामने खड़े होकर अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने तर्क दिया कि उसकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसका सौदा किया जाए, बल्कि एक अनमोल रत्न है जिसे संजोना चाहिए। उसकी बातें दिल से निकली थीं और उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी, लेकिन उसके शब्द बंजर जमीन पर फेंके गए बीज की तरह थे। राजा के दिल में कोई दया नहीं थी और उसकी आंखों में केवल क्रूरता थी। राजा इस विरोध से क्रोधित होकर महेश को महल की दीवारों में जिंदा दफनाने का आदेश देता है। महेश को घसीटते हुए ले जाया गया और उसकी चीख महल की दीवारों में गूंज उठी। उसकी कलाकृति, लकड़ी का मोड़ उसकी आंखों के सामने तोड़ दिया जाता है, जो राजा की बेरहमी का प्रतीक है। महेश की कला और उसकी आत्मा दोनों को एक ही झटके में तोड़ दिया गया।